नमस्कार। विज्ञान विषय का एक नया टॉपिक लेकर आपके साथ हाजिर है हिंदी विद पुखराज यूट्यूब चैनल पर। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का टॉपिक है आनुवंशिकी से जुड़े शब्द या शब्दावली कह सकते हैं। सबसे पहले आनुवंशिकी शब्द को समझते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले लक्षणों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें जीवों के जनक से संतति में जो लक्षण आते हैं उन लक्षणों का अध्ययन करना, उसके साथ जनक से संतति में आने वाली विभिन्नताओं वेरिएशन का अध्ययन करना आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहलाता है। यहां आनुवंशिकी से शब्द निकलता है आनुवंशिकता, हेरिडिटी, जिसका अर्थ है जनक जीव से संतति जीव में लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी चलना आनुवंशिकता कहलाता है। जनक जीव से संतति में लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी चलना। अब है हमारे पास में इस जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले ये बताना कि किसी भी जीव के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से आदान प्रदान किया जाता है, उसका श्रेय जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल अर्थात जेनेटिक्स के जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। अब समझते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, किस पर प्रयोग किया था
तो सबसे पहले ये समझें कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। कितने जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखते किया था, ये पूछ लिया जाए तो 7 जोड़ी लक्षण। क्योंकि ये जो टॉपिक चल रहा है वो 4th ग्रेड या अन्य सामान्य विज्ञान के जितने भी छोटे टॉपिकों में शामिल है, तो उसे विस्तारित रूप से नहीं पढ़ा सकते। केवल इतनी जानकारी आपको दे सकते हैं, जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया, 7 जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखा। नेक्स्ट, अब शुरू करते हैं आनुवंशिकी से जुड़े हुए शब्द या आनुवंशिकी से जुड़े हुए शब्दों की शब्दावली जो है उनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 3 नाम हम सुनते हैं आनुवंशिकी में, जीन, गुणसूत्र और डीएनए। क्या है? जीन, गुणसूत्र और डीएनए। जब भी हमें ये सुनने को मिलता है कि जीव के लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, तो कहीं लिखा है कि वो जीन ले जाते हैं, कहीं लिखा है कि गुणसूत्र, कहीं लिखा है कि जीन जो आनुवंशिक पदार्थ है वो हमेशा डीएनए होता है। तो जीन की बात करते, जीन जो है वो डीएनए के खंड है, डीएनए के खंड है। डीएनए के खंड या टुकड़े हैं। जीन डीएनए के खंड या टुकड़े हैं जो किसी लक्षण, जीन डीएनए के खंड या टुकड़े हैं जो किसी लक्षण की सूचना, इंफॉर्मेशन रखते हैं। फिर है आपके पास गुणसूत्र। गुणसूत्र डीएनए का समूह है, डीएनए का समूह, यानी कई सारे डीएनए मिलकर के एक गुणसूत्र बनाए। और ये कहां पाया जाता है? केंद्रक। कहां पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। और गुणसूत्रों की जहां तक बात की जाए तो हमारे शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कुल कितने? 23 जोड़ी। जिनमें से 22 जोड़ी और 1 जोड़ी, दो अलग अलग भागों में बंटे, दो अलग अलग रूप से वर्गीकृत। जो 1 जोड़ी है उनको लिंग गुणसूत्र कहते हैं, अर्थात वो लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। वहीं जो 22 जोड़ी है उनको ऑटोसोम कहते हैं। ये जो 1 जोड़ी है इनमें नर में या पुरुष कह दें, पुरुष में एक X होता है और एक Y होता है, जबकि मादा या महिला या स्त्री कह दें, स्त्री में दोनों X होते हैं। तो लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र जो है 1 जोड़ी होते हैं, जो स्त्रियों में XX होते हैं और पुरुष में XY होते हैं। अब बात करते हैं जीन से जुड़ी कुछ। अच्छा, अगला अपना बिंदु है वो डीएनए। डीएनए का पूरा नाम आप लिख सकते हो, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल।
डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, यह डीएनए का पूरा नाम है। ये भी केंद्रक या न्यूक्लियस में पाया जाता है। अच्छा, ये क्या करता है कि डीएनए जो है, डीएनए के अलावा एक हमारा दूसरा न्यूक्लिक अम्ल जिसको हम आरएनए कहते हैं, ये आरएनए हमारे शरीर में, मानव शरीर में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। यह ध्यान रखना है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण के जो स्थल होते हैं वो राइबोसोम होते हैं, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, लेकिन करते कैसे हैं? ये प्रोटीन संश्लेषण का जब कार्य करते हैं तो आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य डीएनए की सूचना अनुसार करता है। डीएनए की सूचना अनुसार करता है। डीएनए पर जो न्यूक्लियोटाइड के क्रम होते हैं, उन न्यूक्लियोटाइड के क्रम के आधार पर आरएनए द्वारा प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया करना, तो डीएनए के अनुसार जब आरएनए का क्रम निर्धारित होता है तो उस घटना को हम कहते हैं अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए के क्रम के अनुसार, आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम है उस क्रम के अनुसार प्रोटीन का निर्माण होना अनुवादन कहलाता है। आपके पास छोटे छोटे प्रश्न इस प्रकार आ सकते हैं। अनुवादन की क्रिया आरएनए के क्रम अनुसार प्रोटीन का निर्माण होना, अनुलेखन की क्रिया डीएनए के क्रम अनुसार आरएनए का क्रम निर्धारित होना। और उसके बाद हमारे पास बचता है कि ये जो प्रोटीन बना है, ये प्रोटीन किससे बना है? ये प्रोटीन बना है अमीनो एसिड से, अमीनो अम्ल से। ये बना है अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल से। अच्छा, अमीनो अम्ल जो है वो खुद किससे बना है? वो बना है एक कोडोन से। एक कोडोन जो है उसको निरूपित करता है। वो कोडोन क्या है? 3 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड, 3 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बनाते हैं? एक कोडोन बनाते हैं। अब इससे आगे जब ज्यादा डीप में जाओगे तो फिर आपका जो है डीप चले जाओगे। इस यहां तक की जानकारी आपके लिए खूब होनी चाहिए कि जीन क्या है, डीएनए के खंड है और किसी लक्षण की सूचना रखते हैं। गुणसूत्र क्या है? डीएनए के समूह हैं जो केंद्रक में पाए जाते हैं। और ये हमारे मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ी कुल होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्रों की बात आ गई तो नर या पुरुष में XY के रूप में होते हैं और स्त्री में XX के रूप में होते हैं। और डीएनए की ये पूरी कहानी आपके सामने है। नेक्स्ट अपना बिंदु लेते हैं कि ये जो जीन थे आपके पास में, इन जीन का एक रूप हम पढ़ रहे हैं एलील। एलील जीन भी कह सकते हैं। एलील जीन, एलील जीन क्या है? तो किसी जीन का वह रूप जो किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाला रूप एलील जीन कहलाता है। अच्छा, एलील जीन की बात कर लें कि एलील जीन खुद, जैसे आप मेंडल का जो
नियम और प्रयोग पढ़ोगे तो उसमें आपके साथ आएगा कि मेंडल ने जो है इस प्रकार एक लंबे पादप के लक्षण को 2 जीन से दिखाया था, टी टी, और बौने पादप को छोटे दोनों टी से दिखाया था। ठीक है, तो इस तरह ये जो जीन के संकेत है ये कहलाते हैं एलील जीन। अब इन एलील जीन के खुद के 2 प्रकार हो गए, प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी कैसे? प्रभावी ऐसे होगा कि जैसे यहां ये दोनों, इन दोनों में जब आपने संकरण करवाया था तो कुछ इस प्रकार का आया था, तो इन दोनों पौधों का नाम आपने लिखा था कि लंबे। इसका अर्थ ये है कि ये बड़े वाला टी प्रभावी, बड़े वाला टी प्रभावी। प्रभावी कब होगा? जब स्वयं का एक जीन भी दूसरे जीन पर अपना लक्षण दिखा देता है, उसको प्रभावी कहते हैं। और अप्रभावी कब होता है? जब अपने दोनों जीन हो तो ही लक्षण दिखता है, तो वो अप्रभावी एलील जीन कहलाता है। इसके बाद यदि दोनों जीन समान हैं तो उसको समयुग्मजी कह देंगे। ठीक है, और दोनों अलग अलग है उसको विषम युग्मजी कह देंगे। इस प्रकार के आपके पास। इसके बाद हम मेंडल के प्रयोग और मेंडल के कुछ नियम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जो है आगे का टॉपिक करेंगे। मेंडल ने नियम दिए थे। अब प्रयोग करें, इतना बड़ा टॉपिक अपने पास है नहीं। मेंडल ने जब नियम दिए तो 3 नियम थे। पहला नियम था प्रभाविता का नियम। मेंडल ने 3 नियम आपके सामने दिए। पहला नियम था प्रभाविता का नियम। ये प्रभाविता का नियम जो अभी आपके सामने दिख रहा था, आपने छोटी कक्षा में पढ़ा भी है कि ये 2 शुद्ध लक्षणों वाले पादप है, जो ये तो शुद्ध बोना है और ये शुद्ध लंबा है। इन दोनों में आपने इनके जीनों को अलग कर दिया, क्योंकि आपको इसके युग्मक बनाने थे, बना दिए। अब आपने इनके बीच निषेचन या संकरण करवाया, तो आपके पास जो 4 संततियां प्राप्त हुई, वो चारों कुछ इस प्रकार की थी, अर्थात चारों ही जो थी वो अशुद्ध लंबे थे। इनको अशुद्ध लंबे कहेंगे क्योंकि यह लंबापन जो है प्रभावी गुण है। इस प्रकार ये चारों अशुद्ध लंबे थे और इस पीढ़ी का नाम था F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी के 2 पादप आपने यदि ले लिए और उन दोनों 2 जनक ले लिए और 2 जनकों के बीच में यदि आप करवाते हो, जैसे ये आपके पास इसके दोनों के आपने इस प्रकार यदि करते हो तो इनके भी संकरण करवाने पर आपके पास कुछ इस प्रकार से संतति प्राप्त होगी। पहले में दोनों टी होंगे, ठीक है, और दूसरे में एक बड़ा टी एक छोटा टी, तीसरे में भी एक बड़ा टी छोटा टी, और चौथे में दोनों छोटे टी। अब यहां
जो है दो नियम हम यहाँ पढ़ सकते हैं। तो पहला नियम यहाँ पूरा हो रहा है, प्रभाविता। प्रभाविता क्या कह रही है कि जो प्रभावी लक्षण है वो ही दिखेंगे। मेंडल ने कहा था कि यदि आप शुद्ध लक्षणों वाले दो पादपों में संकरण करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखेंगे। यह था प्रभाविता का लक्षण, प्रभाविता का नियम, प्रभावी लक्षण दिखेंगे। दूसरा है आपके पास पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम ये क्या कहता है, F2 पीढ़ी में ध्यान ये रखना है कि ये जो संकरण हुआ है, ये जो संकरण हुआ है वो एक संकर संकरण है। एक संकर का मतलब है कि इसमें एक जोड़ी लक्षण को ध्यान में रखते हुए करवाया गया है, इसलिए इसको एक संकर संकरण कहते हैं। तो ये एक संकर संकरण में होना, सब एक संकर संकरण। F2 पीढ़ी यदि आप प्राप्त करते हैं तो आप ये देखते हैं कि इसमें एक पादप शुद्ध लंबा, एक शुद्ध बोना और दो अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं। अर्थात यदि आप अशुद्ध जनकों में संकरण करवाते हैं तो कुछ जो जीन है वो पृथक होकर के और एक शुद्ध संतति प्राप्त कर लेते हैं। जैसे यहां शुद्ध लंबे प्राप्त हो गया और शुद्ध बोने प्राप्त हो। F2 पीढ़ी में F2 पीढ़ी में शुद्ध लक्षणों का पृथक होना, ये था हमारा दूसरा नियम। और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसको पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, वियोजन का नियम भी कहते हैं, वियोजन भी कह सकते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये नियम क्या कहता है? सबसे पहले तो ये नियम तब लागू होता है जब आप द्विसंकर संकरण करवाते हो। द्विसंकर संकरण करवाते हो। अच्छा, ये क्या होता है? ये होता है कि दो जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए यदि कोई संकरण करवाया जाता है तो वो द्विसंकर संकरण होता है। और उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि द्विसंकर संकरण की जो F2 पीढ़ी है, उस F2 पीढ़ी में जीन जो है, F2 पीढ़ी में जीन स्वतंत्र रूप से अलग अलग जाते हैं, इसलिए इस नियम का नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन। इस प्रकार आपके पास ये मेंडल के नियम थे। अब मेंडल के नियम से कुछ शब्द जो हमारे पास में निकल के आएंगे, एक तो हमारे पास अभी हम जो पढ़ रहे थे समयुग्मजी और विषमयुग्मजी भी दिख रहा है। ये आपके पास समयुग्मजी है और ये भी समयुग्मजी, लेकिन यहां देखिए ये हमारे पास विषमयुग्मजी प्राप्त हो रहा है, विषमयुग्मजी प्राप्त हो रहा है। इसके बाद यहां दो चीजें हमें समझनी है, एक तो जीनोटाइप और फिनोटाइप। दो शब्द है, जीनोटाइप जिसको हिंदी में कहते हैं जीन प्रारूप, जीनोटाइप या जीन प्रारूप। जीन प्रारूप क्या है कि ये जो कोई भी पीढ़ी है, जैसे मान लीजिए आपने F1 पीढ़ी को देखा, आपने यदि F1 पीढ़ी को देखा है तो F1 पीढ़ी के जीन देखो, यहां दोनों एक बड़ा टी एक छोटा,
एक बड़ा टी एक छोटा टी, एक बड़ा टी एक छोटा टी, एक बड़ा टी एक छोटा टी। अर्थात ये आपके पास ये दिखा रहा है कि इसके जो जितने भी संकेत है वो सब जीन जो है वो समान है। अच्छा, F2PD में आ जाएं। इसमें हम देखते हैं कि ये जीन जो है यानी दोनों बड़े टी वाला एक ही है और दो छोटे टी वाला भी एक ही है और दोनों मिक्स वाले दो है। तो यहाँ अनुपात आ जाता है आपके पास 1:2:1। तो ये जो F2PD में जो आपके पास अनुपात प्राप्त हुआ है ये अनुपात कहलाता है जीनोटाइप। जीनों की संख्या के आधार पर जो अनुपात निकाला जाता है उसको जीनोटाइप कहते हैं। यदि हम लक्षण के आधार पर निकालें तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों जो संतति है वो लंबे हैं, तीनों पादप लंबे हैं, अर्थात 3 लंबे और बोना 1 है तो 3:1। ये जो आपका तरीका है वो कहलाता है फिनोटाइप। फिनोटाइप लक्षण प्ररूप, फिनोटाइप को हिंदी में कहते हैं लक्षण प्ररूप, यानी लक्षणों के आधार पर निकाला गया अनुपात लक्षण प्ररूप कहलाता है और फिनोटाइप कहते हैं। तो ये आपके पास जीनोटाइप और फिनोटाइप हो गया। अब हम अगला बिंदु लेते हैं छोटे छोटे से कुछ शब्द है जैसे उत्परिवर्तन, जिसको म्यूटेशन कहते हो आप। म्यूटेशन क्या है? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन जो है वो किसी भी जीव के डीएनए का क्रम, यदि संतति का ये जनक है, जनक का क्रम, जनक के डीएनए का क्रम संतति में बदल जाता है तो उसे हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। इसी प्रकार कुछ छोटी छोटी सी परिभाषाएं और शेष बच गई है, जैसे क्लोनिंग हो गया, क्लोनिंग हो गया, ट्रांसजेनिक जीव हो गए, ये हमारे कुछ शब्द बचे हुए। ट्रांसजेनिक जीव, आनुवंशिक विकार, विकार या रोग कहते हैं। ये बिंदु हमारे पास बचे हैं। वैसे क्लोनिंग शब्द का अर्थ आप समझ रहे हैं कि क्लोन का मतलब डिटो सेम कॉपी कर देना। क्लोनिंग का अर्थ है एक समान आनुवंशिक पदार्थ वाले, आनुवंशिक पदार्थ वाले जीव उत्पन्न करना। अच्छा, इसमें यानी डीएनए का क्रम समान होगा और डीएनए का क्रम समान होगा अर्थात जीन समान होंगे। तो समान डीएनए क्रम के जो जीव होते हैं वो क्लोन कहलाते हैं और इस विधि को क्लोनिंग कहते हैं। ट्रांसजेनिक जीव वे जीव जिनमें किसी अन्य जीव से जीन ट्रांसफर किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, तो वे जीव जिनमें अन्य जीव से
अन्य जीव के जीन डाले जाते हैं। अगला आपके पास में है आनुवंशिक विकार। आनुवंशिक विकार या आनुवंशिक रोग। इस प्रकार के रोग जो जीन या गुणसूत्र की गड़बड़ी के कारण होते हैं, जीन या गुणसूत्र की गड़बड़ी से उत्पन्न होते हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। सामान्य रूप से आनुवंशिक रोग कौन से? हीमोफीलिया, हीमोफीलिया सामान्य रूप से जो हमें याद रहे उनमें आपको हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, ठीक है, इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सभी आनुवंशिक रोग के अंदर आते हैं। इस प्रकार आनुवंशिकी का ये छोटा सा टॉपिक, क्योंकि इसमें केवल शब्दों की टर्म्स का ही सिलेबस था, इसे डाला गया है, बाकी आनुवंशिकी बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इस प्रकार आप इस वीडियो को पूरा देखें और प्रत्येक चीज को समझने की कोशिश करें। विज्ञान तब भी पढ़ी जा सकती है जब उसमें 80-20 का नियम लागू होता है। 80% समझा जाता है, 20% पढ़ा जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।